हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 का जो भूगोल का पाठ्यक्रम उसको पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट हमने कच्ची बस्तियों की समस्या और समाधान पर चर्चा की। और आज हम मुंबई की धारावी बस्ती का अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न पे कैसे बनते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसी टॉपिक के साथ ही जो ये मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मानव बस्ती या मानव अधिवास, वो भी समाप्त हो जाएगा। और लास्ट जब हम इसको करेंगे इस टॉपिक को, तो हम देखेंगे किस किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। देखिए दोस्तों, यहाँ से नंबर 1 जो क्वेश्चन पहली लाइन से बनता है कि एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई की धारावी बस्ती। ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वहाँ सिंपल सा ये क्वेश्चन बनता है कि एशिया की विशालतम कच्ची बस्ती कौन सी है, तो आपका आंसर होता है मुंबई की धारावी बस्ती। पहली ही लाइन है और पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके स्थापना की चर्चा करें तो इसकी स्थापना 70 वर्ष पूर्व गुजरात के जो कुम्हारों के द्वारा, जो कुम्हार जाति होती है उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास ही थी। और इसकी अवस्थिति विस्तार की चर्चा करें तो ये मुंबई शहर के जूहू से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के बीच में स्थित है। लगभग 557 एकड़ भूमि में ये फैली हुई है और 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। करें तो जनसंख्या लगभग 2011 के हिसाब से हम देखें तो 2011 में यहाँ 6 लाख जनसंख्या थी, जो कि 1 लाख घरों में निवास करती थी। एक घर में 10 से 15 व्यक्ति तक एक ही कमरे में निवास करते हैं। यहाँ के लगभग 60% परिवार 60 वर्षों से रह रहे हैं। 60% जो फैमिलीज़ हैं वो लगभग 60 वर्षों से यहाँ निवास कर रही है। ठीक है, तो धारावी बस्ती में हम इस प्रकार से देखते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बताऊंगा, आप देख पाएंगे कि धारावी बस्ती किस प्रकार से बसी हुई है, कैसे कैसे आवासीय क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो ये तो बात हुई कि जनसंख्या, अवस्थिति और विस्तार की। अब कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन तो था कि एशिया की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती का नाम पूछे तो मुंबई की धारावी बस्ती का आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या और अवस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए कुछ पिक्चर्स धारावी बस्ती की पिक्चर्स आप देखेंगे। ये पूरी की पूरी बस्ती इस तरह से बसी हुई है, जो कि झोपड़ियों के अंतर्गत कहीं पर छत है, कहीं पर छत नहीं है, कहीं पर तिरपाल के द्वारा ही छत का इंतज़ाम किया गया है। ये दृश्य दिखाए, बीच में नाली जा रही है, दोनों ओर मकान है और मकान भी व्यवस्थित नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें भी एक कोई नाला है, वो पास से गुजर रहा है और तंबुओं के ऊपर से लकड़ियों के सहारे बस्ती का निर्माण किया गया है। और इस बस्ती में कमरे में 10 से 15 लोग निवास करते हैं। ये देखिए,
प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ बस्तियों का जाल बिछा हुआ है। तो इस प्रकार से इन बस्तियों का निर्माण हुआ। और कि यहाँ का परिवहन किस प्रकार का है, परिवहन की चर्चा करें तो परिवहन इस गंदी बस्ती से केवल एक जानी जाती है। देखिए दोस्तों है कि 90 फुट रोड जो है वो किस शहर में मिलता है या किस शहर में पाया जाता है। ठीक है, 90 फुट रोड किस शहर में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, किस शहर में प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई शहर में प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जिसकी चौड़ाई घटते घटते आधे से भी कम रह गई है। यहाँ परिवहन निगम की बसें बस्ती की परिधि के बाहर से गुजर जाती है, यानी बस्ती के बाहर ही परिवहन की बसें आती हैं, वहाँ लोगों को छोड़ती है और फिर वह चली जाती है। ऑटो रिक्शा भी बस्ती के अंदर नहीं आ सकता। धारावी बस्ती केंद्रीय मुंबई का एक ऐसा भाग है जहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। यानी आप देखिए तिपहिया वाहन भी इन बस्तियों में एंटर नहीं कर पाता। सड़कें बहुत कम चौड़ी हैं जिसके माध्यम से पैदल राहगीरी आगे बढ़ पाता है। साइकिल या टू व्हीलर ही कॉलोनी में एंटर होता है, अदरवाइज इस बस्ती में एंटर होने का तिपहिया वाहन तो एंटर हो ही नहीं सकता। कुछ गलियां एवं पगडंडियां इतनी सकड़ी है कि वहां से एक साइकिल का निकलना भी मुश्किल सा लगता है। तो कुछ गलियां या कुछ पगडंडियां बन जाती हैं, वो ऐसी होती है कि साइकिल भी निकालना मुश्किल है। जब साइकिल ही निकलेगी तो फिर टू व्हीलर पॉसिबल नहीं है, थ्री व्हीलर भी पॉसिबल नहीं है। तो परिवहन का जो हम एक माध्यम यहाँ देख रहे हैं वो माध्यम इस प्रकार का है कि साइकिल का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, साइकिल भी नहीं निकल पाती। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ बस्तियाँ ऐसी बसी हुई, कुछ गलियाँ ऐसी है, तिपहिया वाहन पॉसिबल नहीं है। जो बस स्टैंड है या जो बसें हैं वो शहर के बाहर से गुजर जाती है और इस प्रकार से बस्तियों में परिवहन संचालित है। भवन या आवास की बात करें तो भवन या आवास संपूर्ण बस्ती में अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो 2 से 3 मंजिला बने हैं। ठीक है, तो जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ लगी हैं। तो संपूर्ण बस्ती कैसी है, अस्थायी निर्माण की है, जो 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं, जंग लगी लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई। यहाँ एक कमरे को किराए पर लेकर यानी एक कमरे को किराए पर लेते हैं और 10 से 12 व्यक्ति तक भी रहते हैं। आवास अलग अलग ऊंचाई तथा अलग अलग रंग में पुते हुए होते हैं। तो देखिए आप कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ जो किराया है, ठीक है, यहाँ जो किराया है वो यदि आप एक रूम लेते हैं, वो भी एक रूम बहुत छोटा, ठीक है, एक रूम भी लेते हैं तो उसका अमूमन किराया आपको यहाँ 10,000 रुपये चुकाना होता है। कितना? 10,000 रुपये चुकाना होता है। बहुत छोटा रूम होता है, ठीक है। और उस रूम में यदि रूम बड़ा लेते हैं, यदि रूम बड़ा होता है तो उस रूम में आप ये देखिए कि 10 से 15 लोग के रहते हैं ताकि किराया निकाला जा सके। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और बहुत ही पास पास यहाँ के मकान होते हैं, आवास बने हुए होते हैं, जिसके माध्यम से संक्रमण का खतरा फैलने का अंदेशा लगा रहता है। अब देखते हैं कि आधारभूत सुविधाएं क्या है। शुद्ध पेयजल, वायु एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जिसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त होता है, वायु शुद्ध होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित हैं और परिवहन के साधन संचालित हैं। तो शुद्ध पेयजल, वायु होना
मुश्किल है। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि सरकारी लाइटें यहाँ तक नहीं हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, और यदि है भी तो उसकी सही देखभाल नहीं है। यहाँ लगभग 1500 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय है। 1500 व्यक्तियों के लिए, बहुत बड़ी बात है। 1500 व्यक्तियों के लिए केवल एक शौचालय है। गंदे जल की निकासी व्यवस्था नहीं होने से ठहरे गंदे पानी में गड्ढे भरे रहते हैं। अतः आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जगह जगह काले कौवों और लंबे भूरे चूहों की बहुतायत है। तो गंदगी व्याप्त है क्योंकि जब जल की निकासी नहीं होगी, जो गंदा जल होता है उसकी निकासी नहीं होगी, वो किसी एक गड्ढे में एक तालाब के रूप में एकत्रित होता रहेगा, तो वहाँ पर बीमारियाँ, यानी वहाँ जो चूहे हैं, अन्य जीवाणु हैं, वो पनपते हैं और ऐसे कंडीशन में फिर वहाँ पर बीमारी का खतरा फैलता रहता है। तो संक्रमण का जो खतरा फैलता है उसका कारण यही है कि वहाँ प्रॉपर क्या नहीं है, वहाँ प्रॉपर जल निकासी नहीं है। और जब प्रॉपर जल निकासी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि वहाँ संक्रमण खतरा बढ़ जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये बात हुई आधारभूत सुविधाओं की। अब बात करते हैं व्यवसाय एवं रोजगार की, कि यहाँ व्यवसाय और रोजगार किस प्रकार का है। जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के भट्टे हैं। तो इन ईंटों के भट्टों में, ठीक है, मिट्टी को उत्पाद बनाने में यहाँ का जो श्रम है या यहाँ के जो निवासी हैं वो इस लघु उद्योग धंधे में लगे हुए हैं। कुछ आय का स्रोत मिलता है और उससे अपनी आजीविका ये चलाते हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण में सौंदर्य प्रसाधन से लेकर कंप्यूटर कीबोर्ड आदि प्रत्येक वस्तु का पुनर्चक्रण होता है। देखिए, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी जो प्लास्टिक होती है उसका रिसाइकलिंग यहाँ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों से लेकर कंप्यूटर के बोर्ड आदि प्रत्येक वस्तु का पुनर्चक्रण होता है। तो इन लोगों के पास जो यहाँ मुख्य व्यवसाय के रूप में वो क्या है, रिसाइकलिंग, जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिसाइकिल होने आते हैं। तो यहाँ इनका एक ये प्रमुख व्यवसाय है। जहाँ ग्रेट ब्रिटेन में 23% कचरे का पुनर्चक्रण होता है, वहीं मुंबई में 80% कचरे का पुनर्चक्रण धारावी बस्ती में होता है। इसे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी धारावी बस्ती की जो तुलना की गई है वो तुलना किससे की है, यूके से। और यूके में ये 23% है। यूके में कितना है, 23% है, जबकि मुंबई में ये परसेंट कितना है, 80%। तो आप कंपेरिजन करके देख लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन में जो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया उसका कितना परसेंट है, 23%, 23%, जबकि धारावी बस्ती में कितना है, केवल और केवल भारत की धारावी बस्ती में कितना है, 80%। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, जिससे काला जहरीला धुआं फैला रहता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ वायु प्रदूषित क्यों है, क्योंकि कारण क्या है, पुनर्चक्रण की क्रिया चलती रहती है। और वो कितना प्रतिशत है, 80% कचरे का पुनर्चक्रण होता है। तो काला जहरीला धुआं फैला रहता है। सकड़ी गंदी गलियाँ वाली बस्तियों में मछुआरों की बहुलता, जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, तो गंदे पानी की मछलियाँ भी पकड़ते हैं लोग। कई उपयोगी कार्यों में बस्ती की ख्याति भी प्राप्त है। तो मेन तो यही है कि 23% यानी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 23% पुनर्चक्रण होता है। और भारत की धारावी बस्ती, जो मुंबई की धारावी बस्ती, उसमें 80% चक्रण हो जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धारावी में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। देखिए अब इसकी उपयोगिता क्या क्या है। यहाँ धारावी मिट्टी के बर्तन, मृत्तिका शिल्प, सेरेमिक्स का कार्य होता है, कशीदाकारी होती है, जरी का काम होता है, परिष्कृत चमड़े के काम होते हैं, धातु का कार्य होता है, उत्कृष्ट आभूषण बनते हैं, फर्नीचर, फैशन, ठीक है, कपड़े,
सिलने का कार्य भी होता है। बड़ा पर्यटन केंद्र एवं फिल्मों के कनिष्ठ कलाकारों का एक बड़ा केंद्र भी है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्य भी होते हैं। तो एक प्रकार से रोजगार का माध्यम भी है, और रोजगार का माध्यम होने से लोग इसे नहीं छोड़ते, यहाँ से नहीं निकलते। शहर के बीचों बीच होने के कारण भी एक मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। 80% लोग स्वयं या अलग रोजगार पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि 85% लोग स्वयं या स्लम में रोजगार पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 85% लोग बाग रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये जो स्लम बस्तियां हैं, ठीक है, कच्ची बस्तियां हैं, यहाँ पर भी रोजगार के अनुकूल साधन मिल पा रहे हैं। देखिए, व्यापार की बात करें। व्यापार, यहाँ बनी वस्तुएं मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य भागों के साथ साथ अरब देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। तो यहाँ से बनी वस्तुएं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है और अरब के देश हैं, वहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण बात है। एक अध्ययन के अनुसार एक वर्ष में यहाँ 650 मिलियन यूएस डॉलर का व्यवसाय होता है। तो व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, व्यापार की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 650 मिलियन डॉलर का व्यापार यहाँ पर होता है। एक वर्ष में लगभग 650 मिलियन यूएस डॉलर का व्यापार यहाँ पर होता है। तो हमने व्यापार को देख लिया, परिवहन की सुविधाएं किस प्रकार की है उसकी हमारी चर्चा हो गई, भवन और आवास किस प्रकार के हैं, आधारभूत सुविधाएं कैसी हैं, व्यवसाय व रोजगार किस प्रकार का है, इसकी भी हमने चर्चा कर ली। अब जनजीवन की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ का जनजीवन किस प्रकार का है। तो जनजीवन प्रदूषित पर्यावरण एवं मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन चिकित्सकों के पास डिप्थीरिया और टाइफाइड से ग्रसित 4000 बच्चे उपचार के लिए आते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित कि प्रदूषित पर्यावरण है, ठीक है, जल अस्वच्छ पाया जा रहा है, और जब जल अस्वच्छ पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होना स्वाभाविक है। सुविधाओं के अभाव में प्रतिदिन चिकित्सकों के पास विभिन्न प्रकार की जो बीमारी होती है उनसे जुड़ी बच्चों संबंधित बीमारियां, बड़ों संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो आते रहते हैं। 4000 बच्चे उपचार के लिए आते हैं। धारावी बस्ती में डेंगू, हैजा और पीलिया रोगी आसानी से देखने को मिलते हैं। जमीन का मालिकाना हक नहीं होने से धारावी आज भी कानून अवैध कच्ची बस्ती मानी जाती है। तो देखिए, जनजीवन से संबंधित हमने चर्चा कर ली कि जनजीवन संबंधित प्रदूषित जल यहाँ मिलता है, प्रदूषित हवा यहाँ मिलती है, मूलभूत सुविधा का अभाव है, स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा क्षेत्र की कमी है, चिकित्सालयों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा का अभाव है, मूलभूत सुविधा नहीं है, शौचालयों की कमी है। जब ऐसी कमियां यहाँ देखने को मिलेगी तो फिर यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याएं और जीवन के लिए खतरा एक प्रमुख बात है, फिर वो होना निश्चित है। धारावी कच्ची बस्ती की भावी योजनाएं, क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं धारावी कच्ची बस्ती में, उसको भी देखते हैं। प्रसिद्ध व्यवसाय श्री मुकेश मेहता $2 बिलियन की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिले भवन बनाकर
नए सिरे से यहाँ के निवासियों को बसाना चाहते हैं। एक अनूठी पहल है और प्रसिद्ध व्यवसायी है जिनका नाम मुकेश मेहता है। ये लगभग $2 बिलियन की लागत से 2 बिलियन की डॉलर की लागत से धारावी के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर बहुमंजिला भवन बनाकर नए सिरे से यहाँ के निवासियों को बसाना चाहते हैं। ये बस्ती मुंबई के केंद्र में होने से भूमि की कीमत इतनी अधिक है कि पुनर्निर्माण की योजना बेईमानी अधिक लगती है। क्योंकि मैंने बताया आपको, चाहे बड़े महानगरों में जाएं, आप मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, चेन्नई, कोलकाता, ये ऐसे बड़े बड़े नगर हैं जहाँ यदि शहर की मुख्य धारा में आप ज़मीन लेते हैं, शहर की मुख्य धारा में ज़मीन खरीदते हैं, पहली बात तो ये है कि मिलती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये लोगों ने पहले ही वहाँ ख़रीद लिया है उन्हें, और यदि मिल भी जाती हैं तो दाम ऊंचे होंगे। यदि ज़मीनें मिल भी जाती हैं तो दाम कैसे होंगे? ऊंचे होंगे। और फिर इस पर निर्माण कार्य करना वो और भी महंगा हो जाएगा। इसके द्वारा सन 2000 तक बसे लोगों को बसाने की योजना है कि जो लोग 2000 से पहले यहाँ बस चुके हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। बहुमंजिले भवन बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से ये लोग यहाँ रह सके। लेकिन जो 2000 के बाद जो लोग आए हैं उनके लिए कोई अन्य व्यवस्था की जाए, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा कि कोविड-19 की एपिडेमिक महामारी के अंतर्गत मोस्टली लोग जो प्रवासी थे वो मुंबई क्षेत्र से थे, या यूँ कह लीजिए महाराष्ट्र रीजन से थे मोस्टली लोग, और वे अपने घरों की ओर, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, मुंबई में कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में उन लोगों ने मुंबई से निकलना ही बेहतर समझा और वे लोग निकलकर अपने अपने मूल स्थान पर पहुंच गए। महाराष्ट्र सरकार भी इस बस्ती को पुनः स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और व्यक्तियों को गरीबी, भूख, बेरोजगारी और बीमारियों से बचाकर भावी पीढ़ी को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी यह पहल जारी है ताकि इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, इन्हें विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो दी जा सके। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार प्रयासरत है और भी यहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और हो सकता है आने वाले समय में मुंबई की जो धारावी बस्ती है वो एक बेहतर बस्ती के रूप में, एक स्टेबल, स्वच्छ, सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण हो सके, ऐसे प्रयास जारी हैं। तो हमने आज मुंबई की धारावी बस्ती का अध्ययन भी कर लिया और इस तरह से आपके सभी टॉपिक्स पूरे हो जाते हैं इस चैप्टर के। मानव अधिवास जो चैप्टर हमारा चल रहा था काफ़ी लंबा चैप्टर था, लगभग 9 से 10 वीडियोज़ में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है आज। और क्वेश्चंस किस किस प्रकार से जैसे हमने डिस्कस किए टॉपिक वाइज, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। जैसे मानव अधिवास से क्या तात्पर्य होता है, नगरीय बस्तियों की क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, ग्रामीण जो अधिवास होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, नगरीय अधिवासों के कौन कौन से प्रकार हैं, ये भी हमने चर्चा की है। इसके अलावा हमने
नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण की चर्चा की थी, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं की चर्चा की, प्रतिरूपों की चर्चा की हमने, ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों की चर्चा की। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा हैं, टॉपिक ज़्यादा है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना भी अधिक होती है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, वीडियोस को अच्छे से देखें, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आप उसे नोट करते चलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों से शेयर करें, और इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको मैं वीडियोस उपलब्ध कराता रहूं और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।